उत्तर प्रदेश तेजी से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। 2017 से 3,862 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2024-25 में बढ़कर 44,744 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि आईटी सेवाओं का निर्यात 82,055 करोड़ रुपए हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ प्रमुख हब बने हैं। इससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और नवाचार के अवसर मिल रहे हैं। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की 12 नई प्रजातियां विकसित की हैं, जिनसे पानी की खपत 15 से 20% कम होगी और उत्पादन 10 से 15% तक बढ़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में पानी की बचत 25 से 30% तक हो सकती है। इन प्रजातियों से चीनी की मात्रा भी अधिक मिलेगी। पश्चिमी यूपी सहित पूरे प्रदेश में लाखों हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। नई किस्में कम लागत, ज्यादा पैदावार और बेहतर आमदनी का रास्ता खोलेंगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों का इलाज आसान हुआ है। योगी सरकार ने एक साल में योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को 4,649 करोड़ रुपए का भुगतान किया। क्लेम निस्तारण की व्यवस्था मजबूत होने की पेंडेंसी 10.75 लाख से घटकर 3 लाख रह गई है। मेडिकल ऑडिटरों की संख्या बढ़ाकर 130 और क्लेम प्रोसेसिंग डेस्क 125 कर दी गई है। समयबद्ध भुगतान से अस्पतालों का भरोसा बढ़ा है, जिससे आयुष्मान कार्ड धारकों को कैशलेस और बेहतर इलाज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब अटल आवासीय विद्यालयों में भी छात्रों के लिए समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर श्रम एवं सेवा योजना विभाग ने ये निर्णय लिया कि आदेश के अनुसार सभी अटल आवासीय विद्यालयों में नियमित रूप से हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों को प्रतिदिन समाचार पढ़ने, नए शब्द सीखने और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषा क्षमता, सामान्य ज्ञान और तार्किक सोच को मजबूत करना है। इससे कामगारों के बच्चों को समग्र शैक्षणिक लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के सभी 75 जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है। जिलाधिकारी को समिति के अध्यक्ष और प्रमुख जनगणना अधिकारी बनाया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि नगर निगम वाले जिलों में नगर आयुक्त भी शामिल रहेंगे। अपर जिलाधिकारी संयोजक होंगे। समिति का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक रहेगा। ये समिति प्रशिक्षण, मकान सूचीकरण, जनसंख्या गणना और आंकड़ों के प्रकाशन जैसे सभी कार्यों को समयबद्ध पूरा कराएगी। उत्तर प्रदेश में करीब 3,62,00,000 पात्र नागरिक अभी मतदाता सूची से बाहर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने ये निष्कर्ष निकाला है। इसी को देखते हुए आयोग ने 1 माह में 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य तय किया। वर्ष 2026 में यूपी में 18 वर्ष से अधिक आयु के 16.16 करोड़ लोगों होने का अनुमान है, जबकि कच्ची सूची में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने पात्र नागरिकों से 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरने की अपील की है, ताकि नाम फाइनल सूची में जुड़ सकें। उत्तर प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कोर्स पूरा करने में स्कूल शिक्षा विभाग पहले स्थान पर है। विभाग ने अब तक 28.17 लाख से अधिक कोर्स पूरे किए। पुलिस विभाग 13.8 लाख कोर्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा। स्वास्थ्य, होमगार्ड, कृषि, बिजली और पंचायती राज विभागों में ने बड़ी संख्या में कोर्स पूरे किए हैं। बेसिक शिक्षा के 3.2 लाख और माध्यमिक शिक्षा के 62,000 से अधिक शिक्षक कोर्स पूरा कर चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने अधिक पंजीकरण और AI आधारित कोर्स पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग का अवसर दे रही है। पुलिस, लेखपाल सहित अन्य भर्तियों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग नए स्पेशल बैच शुरू करने जा रही है। मेरठ में ये कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में संचालित होगी, जिसमें हिंदी, गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान की पढ़ाई होगी। एक बैच में करीब 100 छात्रों को शामिल किया जाएगा। इच्छुक युवा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर या समाज कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने स्वयं लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करना सरकार का संकल्प है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आए लोगों को आश्वासित किया कि धन के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। कार्यक्रम के बाद
मुख्यमंत्री ने गौशाला में गौ सेवा की और मंदिर परिसर में बच्चों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1 करोड़ फर्जी वोट बढ़ाए हैं और नकली वोट बनाने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अखिलेश ने दावा किया कि सबसे ज्यादा फर्जी वोट भाजपा के बूथों पर पाए गए। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने स्पष्ट किया कि जारी सूची केवल ड्राफ्ट है और अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को आएगी। उन्होंने अपील की कि जिनका नाम छूटा है वे फॉर्म 6 भरे। वाराणसी दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि SIR को लेकर विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। पंकज चौधरी ने मनरेगा योजना में सुधार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताया और कहा कि अब स्थायी कार्य जल संरक्षण और PM गति शक्ति मिशन से योजना जुड़ी है। मजदूरी भुगतान में सख्ती और 60 दिन तक कार्य रोकने का अधिकार दिए गए। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने UPA के तुलना में 4 गुना अधिक खर्च किया है। पूर्व सांसद और बजरंग दल संस्थापक विनय कटियार ने खुलकर ऐलान किया कि वे आगामी चुनाव अयोध्या से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बयान राजनीतिक विशेषज्ञों को और बीजेपी में हलचल का कारण बना। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनकी बंद कमरे में हुई मुलाकात अब नए संदर्भ में देखी जा रही है। 2024 में फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को देखते हुए कटियार की एंट्री OBC और हिंदूवादी वोटों को जोड़ने की रणनीति मानी जा रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद कटियार की वापसी को कोर हिंदुत्व की ओर लौटना भी माना जा रहा है। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बचे 14 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना है। प्रदेश के 58 जिलों में अब तक 84 जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, लेकिन अंबेडकर नगर, गोंडा, अयोध्या, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, लखीमपुर, पीलीभीत, शामली, सहारनपुर और अमरोहा में नियुक्तियां भी बाकी है। इन जिलों में विधायकों और दावेदारों के बीच मतभेद और सहमति न बनने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाई। पहले 14 जिलों में नियुक्ति पूरी होने के बाद संगठन में बड़े फेरबदल की संभावना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि SIR पर सपा भ्रम फैला रही है। नागरिकों का मताधिकार सुरक्षित है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को केवल एक खानदान की पार्टी बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव का चुनावी सपना पूरा नहीं होगा। बरेली के पीर बहुड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि सभी अस्पतालों में इस तरह की सेवा होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने सपा पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी फैलाने का आरोप लगाया। इसके अलावा दिवंगत भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से सांत्वना व्यक्त की। आज 8 जनवरी को देश के कई हिस्सों में मौसम काफी सख्त रहेगा। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं से सतर्क रहने को कहा गया। उत्तर भारत के 29 शहरों में भीषण शीतलहर का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा सहित 15 से अधिक जिलों में ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। लखनऊ में अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।